दोस्तों नमस्कार। आइए इस भाग में हम भारत का संविधान भाग 5 संघ के अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका को देखते हैं। दोस्तों इससे पहले हम पिछले वीडियो में अनुच्छेद 123 तक देख चुके हैं और इस वीडियो में हम अनुच्छेद 124 देखते हैं और इसमें है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 124 क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्दा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। परंतु यदि कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंधित रीति के उसके पद से हटाया जा सकेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करें। कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है, किसी उच्चतम न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है। राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधिवेत्ता। स्पष्टीकरण 1। इस खंड में उच्च न्यायालय से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है और यह संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय प्रयोग करता था। स्पष्टीकरण 2। इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात ऐसा न्यायिक पद धारण किया है जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर इसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया है। संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्ति प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा उस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन या कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 124 क
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक आयोग होगा जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात भारत का मुख्य न्यायमूर्ति अध्यक्ष पदेन, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश सदस्य पदेन, संघ का विधि और न्याय का भार साधक मंत्री सदस्य पदेन, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा के विपक्ष के नेता, या जहां ऐसी कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहां लोकसभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 2 विख्यात व्यक्ति सदस्य। परंतु विख्यात व्यक्तियों में से एक विख्यात व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों अथवा स्त्रियों में से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। परंतु यह और कि विख्यात व्यक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा और पुनः नाम निर्देशन का पात्र नहीं होगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कोई कार्य या कार्यवाहिनी केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधि मान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है। अनुच्छेद 124 ख आयोग के कृत्य। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने की सिफारिश करना और यह सुनिश्चित करना कि वह व्यक्ति जिसकी सिफारिश की गई है समक्ष और सत्यनिष्ठ है। 124 ग विधि बनाने की संसद की शक्ति। विधि बनाने की संसद की शक्ति। संसद विधि द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी तथा आयोग को विनियमों द्वारा उसके कृत्यों के निर्वहन, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन की रीति और ऐसे अन्य विषयों के लिए जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं, प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए सशक्त कर सकेगी। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकार और भत्तों का तथा अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किया जाए और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे विशेषाधिकार, भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं हकदार होगा। परंतु किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकार और भत्तों में तथा अनुपस्थिति, छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति एक प्रयोजन के लिए नियुक्त करें उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।
अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर राष्ट्रपति और पर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात उसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक्त रूप से अर्हित हैं और उसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नामोदिष्ट करें। न्यायालय के बैठक में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा। इस प्रकार नामोदिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देकर उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित हो और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे और वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसी भी समय राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय का फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों का पद धारण कर चुका है या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति के लिए सम्यक्त रूप से अर्हित है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे किंतु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। परंतु जब यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता है तब तक उस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होगी। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन के समय समय पर नियत करें। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता। इस संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्य और राज्यों की दूसरी ओर की या अधिक अन्य राज्यों के बीच दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि और यहाँ तक उस विवाद में विधि का या तथ्य का ऐसे कोई प्रश्न अंतर्विलित है जिस पर किसी विधि अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो और वहाँ तक अन्य न्यायालय का अपवर्जन करे उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता
होगी, परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार पर, संविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखित से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में है, या जो यह उपबंध करती है कि उक्त आधारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा। अनुच्छेद 131 क केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 4 द्वारा 13/4/1978 से लोप किया गया। कुछ मामले में अन्य न्यायालयों के अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता भारत के राज्य में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्विलित है। जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया गया है वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चित गलत किया गया है। स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अंतिम आदेश पद के अंतर्गत ऐसे विवादायक का विनिश्चित करने वाला आदेश है जो यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है तो उस मामले में अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा। उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्विलित है। उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित आवश्यक है। अनुच्छेद 132 में किसी बात के बीते हुए भी उच्चतम न्यायालय में खंड 1 के अधीन अपील करने वाले कोई पक्षकार ऐसी अपील के आधारों में यह आधार भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न का विनिश्चित गलत किया गया है। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगा जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध कर सके। अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय के दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसके मृत्यु दंडादेश दिया है। उस उच्च न्यायालय ने अपने अपराधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मांग लिया है और ऐसा विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है या वह उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। परंतु उपखंड ग के अधीन अपील ऐसे उपबंध के अधीन रहते हुए होगी जो अनुच्छेद 135 के खंड 1 के अधीन इस निमित्त बनाए जाएं और ऐसी शर्तें के अधीन रहते हुए होगी जो उच्च न्यायालय नियत या अपेक्षित करें। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ऐसे शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसे विधियों में विनिर्दिष्ट की जाएं, ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकेगी। अनुच्छेद 134 क उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। प्रत्येक उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 132 के खंड 1 या अनुच्छेद 133 के खंड 1 या अनुच्छेद 134 के खंड 1 में निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित करता है या देता है, इस प्रकार पारित किए जाने या दिए जाने के पश्चात यथाशक्ति शीघ्र इस प्रश्न का अवधारण उस मामले के संबंध में यथास्थिति अनुच्छेद 132 के खंड 1 या अनुच्छेद 133 के खंड 1 या अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड ग में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं। यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो स्वप्रेरणा से कर सकेगा, और यदि ऐसा निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित किए जाने या दिए जाने के ठीक पश्चात ये व्यवस्थित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जाता है तो करेगा। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधिनियम फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तब तक उच्चतम न्यायालय में भी किसी ऐसे विधि से विषय के संबंध में जिसको अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के उपबंध लागू नहीं होते हैं अधिकारिता और शक्तियाँ होगी। यदि उस व्यक्ति के उपबंध में व्यक्ति के संबंध में यदि उस विषय के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयुक्त थी। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकेगा। खंड 1 की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारण, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। उच्चतम न्यायालय को संघ सूची की विषयों में से किसी के संबंध में ऐसे अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करें। यदि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा
ऐसे अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है तो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसे अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करें। अनुच्छेद 139 कुछ रीट निकालने की शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजन के भिन्न किन्हीं प्रयोजन के लिए ऐसे निर्देश आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा और उपरेशन रीट है या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी। अनुच्छेद 139 का कुछ मामले का अंतरण। यदि ऐसे मामले जिसमें विधि के समान या सारत समान प्रश्न अंतर्वलित हैं उच्चतम न्यायालय के और एक और अधिक उच्च न्यायालयों के अन्य दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है और उच्चतम न्यायालय का स्वप्रेरणा से अथवा भारत के महान न्यायवादी अथवा ऐसे किसी मामले के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाएगा कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के सारवान प्रश्न है जो उच्चतम न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को अपने पास मांग सकेगा और उन सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा। परंतु उच्चतम न्यायालय इस प्रकार मंगाए गए मामलों को उक्त विधि के प्रश्नों का अवधारण करने के पश्चात ऐसे प्रश्नों पर अपने निर्णय के प्रतिलिपि सहित उस उच्च न्यायालय को जिससे मामला मंगा लिया गया है लौटा सकेगा और वह उच्च न्यायालय उसको प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्रवाई करेगा। यदि उच्चतम न्यायालय न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले अपील या अन्य कार्रवाई का अंतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय को कर सकेगा। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियाँ। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंध में से किसी से असंगत ना हो और जो न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछित प्रतीत हों। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अनुच्छेद 141 से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।